549 ये गिटमैन की बुक का। ठीक है जनाब, क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं रीड करने लगा हूँ इसको। इससे पहले जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं लिया वो काइंडली उसको देख लें, क्योंकि उसके बगैर ये समझ नहीं आएगा। इसमें बेसिकली ब्रेक इवन की ही एनालिसिस है, उसी को मैंने कंटिन्यू किया है, बट उसके साथ कुछ चेंजेस हैं और उससे हम कुछ थ्योरीज डिराइव करेंगे, कुछ रिलेशनशिप्स डिराइव करेंगे कि कॉस्ट का और रेवेन्यू का क्या इम्पैक्ट आता है हमारे जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसके ऊपर। ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे चेंज कर देता है अगर कॉस्ट में कुछ वेरिएशन आ जाए या रेवेन्यू में कोई वेरिएशन आ जाए। तो वो कहता है जनाब, JWG कंपनी पब्लिशेस क्रिएटिव क्रॉसवर्ड्स। लास्ट ईयर द बुक ऑफ पजल्स सोल्ड फॉर $10 विद सोल्ड फॉर $10 जो है इसके अंदर वो हमारी बेसिक। गौर से सुनो, वो कहता है JWG कंपनी पब्लिशेस क्रिएटिव क्रॉसवर्ड्स। लास्ट ईयर द बुक ऑफ पजल्स सोल्ड फॉर $10। तो ये हमारी P है, प्राइस पर यूनिट, विद अ वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर बुक ऑफ $8। तो ये $8 जो है ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, VC है। एंड फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ $40,000, तो ये हमारी फिक्स कॉस्ट होगी FC। कहता है हाउ मेनी बुक्स मस्ट JWG सेल दिस ईयर टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द स्टेटेड ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन द फॉलोइंग डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। अब वही चीज जो मैंने क्वेश्चन के शुरू में आप लोगों से शेयर की थी कि वो ये कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट ही निकालना है, मगर मुख्तलिफ सिनेरियोज में निकाल के बताएं, यानी नीचे चेंजेस हैं, वेरिएशन हैं। पहले केस में ए पार्ट में वो कह रहा है ऑल फिगर्स रिमेन द सेम एज फॉर द लास्ट ईयर। जी आंसर बेटा क्वेश्चन 6 ही है, वो देखो मैंने ऊपर लिखा है 13-6। सबसे पहले तो मैं रिकॉल करा दूं, ब्रेक इवन एनालिसिस के हवाले से ये क्वांटिटी का फार्मूला था हमारा FC यानी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय P माइनस VC। तो ब्रेक इवन क्वांटिटी ही पूछा है उसने, डॉलर वाला नहीं पूछा, इसलिए हम उसी में। अब ए पार्ट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हमारे पास वैल्यूज हम पुट करते हैं। वैल्यूज हमारे पास हैं जी, ब्रेक इवन क्वांटिटी के हवाले से फिक्स कॉस्ट है 40,000 और उसके बाद है प्राइस पर यूनिट $10 माइनस $8 की वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आपके पास 20,000 यूनिट्स आ जाएगा। इस केस में बुक्स ऑफ पजल्स कह लें, ये हमारा बन जाएगा जी, शाबाश। 20,000 यूनिट्स के बाद बी पार्ट में अब वो पहली चेंज लेकर आ रहा है। वो चेंज क्या लेकर आ रहा है, वो कह रहा है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीजेस टू 44,000। वो कहता है कि 44,000 पे चली गई है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़कर, पहले थी 40,000, ये देखें ए पार्ट में हमने 40 पुट की है, बी पार्ट में वो कह रहा है 44,000 हो गई है। ऑल अदर फिगर्स रिमेन दी सेम, बाकी जो P और VC है उसमें कोई तब्दीली या चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब है इस सिनेरियो में जो ब्रेक इवन क्वांटिटी होगी हमारे पास वो होगी 44,000 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 8, तो ये गालबन 22,000 यूनिट्स हो जाएगी। यस सर। जी शाबाश हाफिज एंड जावेद। अच्छा उसके बाद आप लोगों ने कैलकुलेट करके आंसर दिया, वेरी गुड। जी जी, पार्ट सी में हमारे पास वो कहता है द सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस टू $10.5। अब वो कह रहा है P चेंज हो गया है, पहले वो 10 था अब वो 10.5 हो गया है। ऑल कॉस्ट रिमेन दी सेम एज फॉर दी लास्ट ईयर, मगर जो कॉस्ट है उसमें कोई तब्दीली नहीं है, वो वही रही है। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे ये करते हैं वो ये करते हैं कि वो जब आगे पार्ट्स करते हैं तो वो जो पिछले पार्ट्स में चेंजेस हैं उनको भी ले लेते हैं। तो जबकि यहाँ पर बड़ा क्लियरली लिखा है उसने ऑल कॉस्ट रिमेन सेम एज फॉर दी लास्ट ईयर, का मतलब है कि जो वैल्यूज ओरिजिनल थी ए पार्ट वाली थी वही यूज करनी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ब्रेक इवन क्वांटिटी में जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 40,000 ही रहेगी, वो 44 नहीं पुट करेंगे, वो सिर्फ बी पार्ट के लिए 44 हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो प्राइस है वो 10.5 हो जाएगी और वेरिएबल कॉस्ट $8 हो जाएगी, तो ये माइनस करके 2.5 आ जाएगा। 2.5 डिवाइडेड बाय 40,000, ये आपके पास 16,000 बुक्स या 16,000 यूनिट्स आ जाएंगे। जी सर, फुल हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अब इसके बाद अल्लाह भला करे तुम लोगों का, वो ये है कि आपके पास डी पार्ट के अंदर सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने
44,000 लेना या 40,000 लेना? बेटा ये मैंने अभी अंडरलाइन की इतनी बड़ी लाइन, ऑल कॉस्ट रिमेन द सेम एज फॉर द लास्ट ईयर। तो जो ओरिजिनल डाटा है उसके ऑल अदर फिगर्स रिमेन द सेम, बाकी चीजों के बारे में वो खुद ही बता रहा है। नीचे तीसरे पार्ट में भी देखो, डी पार्ट में, ऑल अदर फिगर्स रिमेन दी सेम, वो खुद ही कह रहा है कि सिर्फ ये एक तब्दील करके बताओ क्या होगा, बाकी चीजें वही रहेंगी। तो अंग्रेजी ठीक का हो गया उसका सर, थैंक यू। उसकी ट्रांसलेशन है बेटा, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, सवाल सीधा सीधा है। अभी तक तो कोई औखा सवाल आया ही नहीं, घबराना नहीं है। जब औखा आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों है, कैसे है, किस तरह है। ठीक हो गया। डी पार्ट में अगर हम बात करें तो ब्रेक इवन क्वांटिटी के हवाले से उसने क्या कहा हमें, उसने ये कहा जनाब वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर बुक इंक्रीजेस टू $8.5। अब इस केस में वो कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट तब्दील होगी, वो 8.5 पे चली जाएगी। तो इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट वही रहेगी 40 और पी सेलिंग प्राइस भी 10 ही रहेगी। 10। तो ये होगा 40,000 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 8.5। तो इसका आंसर आएगा 26,666 या राउंड ऑफ करके 67 बुक्स या यूनिट्स आप उसको कर सकते हैं। अब ओके सर। इस सारे सिनेरियो में जो दो रिलेशनशिप्स हमारे सामने आए हैं ना, वो क्या हैं, उनको समराइज करना है हमने। और ई पार्ट में उसने कहा भी है कि आपने वो समराइज करना है। ई पार्ट में वो कह रहा है व्हाट कंक्लूजन्स अबाउट द ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम योर आंसर्स। वो कहता है कि आप क्या नतीजा अखज करेंगे ये जो आपने ब्रेक इवन पॉइंट डिफरेंट सिनेरियोज में निकाले हैं इनसे। तो जनाब बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। पहला रिलेशन है ब्रेक इवन क्वांटिटी का रिलेशन है विद रेवेन्यू, ठीक है। और दूसरा रिलेशन है ब्रेक इवन क्वांटिटी का विद कॉस्ट। कॉस्ट में दोनों तरह की कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कह लें, खाली फिक्स्ड कह लें, खाली वेरिएबल कह लें। नहीं अभी बताता हूँ बेटा, हाँ फ्री है बेटा, शायद आप सही कह रहे हो, मैं अभी बताता हूँ, अभी निकालते हैं हम। ये देखें, अब बी पार्ट में अगर आप गौर करें तो यहां पर 44,000 से आपकी फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज आया है। जब आपकी फिक्स कॉस्ट 44,000 से इंक्रीज हो गई है तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है ये 22,000 का, ये हमारे ओरिजिनल 20,000 के ब्रेक इवन से भी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रेक इवन क्वांटिटी का है ये ई पार्ट में हम कह सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट हैज डायरेक्ट रिलेशन विद ब्रेक इवन क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि जैसे ही फिक्स कॉस्ट बढ़ी है ब्रेक इवन पॉइंट भी इंक्रीज हो गया है, ये ब्रेक इवन क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई एंड वाइस वर्सा। जब वो डिक्रीज होगा तो वो भी डिक्रीज होगा। उसके बाद जब सी पार्ट में हम देखते हैं यहां पर, तो सी पार्ट में हमारी पी प्राइस पी चेंज हुई थी, ये बढ़ गई थी, ये इंक्रीज हो गई थी। ये 10 से इंक्रीज होकर पी जो है वो इंक्रीज होकर 10.5 हो गई थी। तो इसका क्या इंपैक्ट आया कि जब प्राइस पी इंक्रीज हुई तो हमारा जो ब्रेक इवन क्वांटिटी है वो 20,000 से कम होकर 16,000 हो गया। तो इसका मतलब यह है कि प्राइस का बढ़ना ब्रेक इवन पॉइंट को कम कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो सेल प्राइस पर यूनिट है या जो हमारा रेवेन्यू है हैज इनवर्स रिलेशन विद ब्रेक इवन क्वांटिटी या ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। इसका इनवर्स रिलेशन है, जब सेल प्राइस बढ़ती है तो वो कम हो जाता है, जब से वाइस वर्सा अगर सेल प्राइस कम हो जाएगी तो ब्रेक इवन क्वांटिटी या पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जो डी पार्ट में हमने किया है उसमें ये किया है कि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो इंक्रीज हो गई थी, वो $8 पर यूनिट से बढ़कर $8.5 पर यूनिट हो गई थी, ठीक है। तो इस हवाले से अब हमारे पास क्या रिलेशन सामने आ रहा है कि जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है 8.5 पे जाती है, हमारा जो ब्रेक इवन यूनिट्स हैं वो 20,000 से इंक्रीज होकर
26,667 पे चले जाते हैं, ये वाला पार्ट। तो इसका मतलब है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल कॉस्ट का भी वही रिलेशन है जो फिक्स कॉस्ट का है, कि वेरिएबल कॉस्ट आल्सो हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद ब्रेक इवन क्वांटिटी या ब्रेक इवन पॉइंट। जी, किसी को कोई क्वेश्चन कोई नोट करना चाहता है वो उसको नोट कर ले। ये सारा मैंने एक जूम आउट करके एक पेज पे फिट कर दिया। 2-4 मिनट ले लें और इसको नोट करें। शाबाश, कुछ पूछना है तो पूछें। उसमें सर जी जी सर ये जो सा हमने पॉइंट्स निकाले हैं, ये जो आपने 3 पॉइंट्स निकाले हैं, ये 2 पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस को देख के निकालना है या फिर वैसे जनरली देखना कि कौन कौन से पॉइंट में चेंजिंग आ रही है? काइंडली ये जरा डिफाइन कर दें। मुझे तेरे सवाल की समझ नहीं है हाफिज, किस कॉन्टेक्स्ट में तू कर रहा ये है? मुझे तेरे सवाल की नहीं समझ आई, सर दोबारा समझा मुझे। ये जो आपने 3 पॉइंट्स निकाले हैं, हाँ, ये ये 3 रिलेशंस हर एक निकाले का ना। तीनों देखो, बी सी और डी पार्ट में जो जो चीज चेंज हुई है ना, उसके एस्पेक्ट से मैंने रिलेशन निकाले। वैसे मैंने समरी ऑफ द रिलेशन पहले ही लिख दी थी कि देखो, ब्रेक इवन क्वांटिटी हैज अ रिलेशन विद रेवेन्यू, जिसको आप कह सकते हैं इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। और इधर मैंने लिखा था नीचे, ब्रेक इवन क्वांटिटी हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद कॉस्ट, चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो। तो यहाँ पर हर पार्ट को, क्योंकि उसने यूं कहा ना, what conclusions about the operating break even point can be drawn from your answers, यानी हर जो आंसर ऊपर आपने निकाला है उसकी रोशनी में ये बताएं कि किसके साथ इसका क्या रिलेशन है, क्या कंक्लूजन है, क्या रिजल्ट आपने निकाला है। तो इसलिए मैंने हर ओके पार्ट के लिए एक अलग पॉइंट बनाया। समझ आ गया? ओके सर, क्लियर। और ये सेल प्राइस का रिलेशन दोबारा रिपीट कर दें। किसका? क्वेश्चन के अंदर जिस पॉइंट में हमने सेल चेंजिंग पॉइंट प्राइस। हमें देखना है। हाफिज दोबारा बोलो तुम, उसकी मेरी नवीद की समझ आ गई, तुम बोलो। मतलब कि जोन से पॉइंट क्वेश्चन के अंदर जिस पॉइंट की वैल्यू में चेंजिंग आई है, उस पॉइंट को हमने डिफाइन किया ई उसको, पॉइंट के हाँ, अंदर। तो उसी को बेस बनाया ना, जहां पे जो चीज तब्दील हुई है उसको। जिस तरह सी पार्ट में सेल प्राइस पर यूनिट चेंज हुई है, तो मैंने सी पार्ट के रिलेशन में ये सी पार्ट के रिलेशन में बनाया, तो सेल प्राइस का रिलेशन बनाया ब्रेक इवन क्वांटिटी के साथ। और ठीक है डी सर, पार्ट थैंक यू। में वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुई है तो मैंने उसके साथ रिलेशन बनाया है। ए बी पार्ट में फिक्स कॉस्ट चेंज हुई है तो मैंने उसके साथ रिलेशन बनाया है, हर पार्ट के ओके साथ। सर, थैंक हाँ नवीद, सेल प्राइस का बड़ा सिंपल है, ये देख रहा है तू अपने सामने स्क्रीन पे कि सेल प्राइस जो है 10.5 हो गई है सी पार्ट के अंदर, जबकि ओरिजिनली वो 10 थी सवाल में, याद है ना नवीद? सर ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो अब सेल प्राइस इंक्रीज हुई आधे डॉलर से, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 20,000 था जब $10 थी, और जब 10.5 हुआ तो वो ब्रेक इवन हो गया 16,000 बुक्स या 16,000 यूनिट्स। जी सर, ऑब्वियसली, डाउन हो गया ब्रेक हाँ, तो लॉस नीचे हो हो तो गया गया, इसमें। तो उसका सेल मतलब प्राइस को बड़ी, सर रेवेन्यू भी कहा ब्रेक, जाता। सेल प्राइस रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू हो गया। तो इसका मतलब ये मैंने लिखा है ना यार, ये देखो रेवेन्यू लिखा तो आया है पहले रिलेशन में। इसका मतलब है कि सेल प्राइस बढ़ी तो ब्रेक थैंक यू इवन सर, कम हो ठीक हो गया, गया। सेल प्राइस बढ़ी तो ब्रेक इवन कम हो गया, ठीक है। तो इनवर्स रिलेशन हो ठीक है गया सर, ना, इनवर्स रिलेशन हो गई है तो। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? हाँ लाइबा बेटा, मैंने यही बात बता रहा हूं, तुम सुनो गौर से, कि डी पार्ट में मैंने P10 इसलिए लिया है कि डी पार्ट में उसने कहा है कि सिर्फ वीसी चेंज हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुआ है। डी पार्ट पढ़े ना लाइबा, आपके पास लिखा हुआ है, जरा गौर से उसको पढ़ें फिर बताएं मुझे। तो समझ आया बेटा? सर आपने ऊपर में सी पार्ट में 10.5 लिया और डी में आपने 10 लिया, मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रही है। बेटा दोनों पार्ट पढ़ो ना, सी पार्ट पढ़ो और उसके बाद डी पार्ट पढ़ो। सी में 10.5 और डी में तो बताया ही नहीं हुआ उन्होंने। बहुत अच्छे, कितनी मासूम है लड़की तू। सी में 10.5 उसने क्या पढ़ा है? उसने लिखा है द सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस टू 10.5। उसने कहा सी पार्ट में उसने बताया कि प्राइस चेंज होती है, ऑल कॉस्ट रिमेन दी सेम, बाकी चीजें सेम रहती। डी पार्ट में उसने कहा जी वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती है 8.5 पे, वो तब्दील होती है, ऑल अदर फिगर्स रिमेन दी सेम, बाकी चीजें वही हैं, यानी वो 10 है तो वो 10 ही है। अच्छा ठीक है, समझ आ गया सर, समझ आ गई है ना? थैंक यू। प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन क्लियर है? आगे चलें, अगला सवाल करें। ये है जी प्रॉब्लम 13-7 पेज 549। इसमें क्या कहानी है हमारे पास? इसमें ये कहानी है जनाब कि
सिनेरियो है एक सिचुएशनल, और अगर 20 मार्क्स के हवाले से सवाल आए तो वो इसी तरह का आएगा इसमें। वो कहता क्या है, वो कहता है मॉली जैस्पर एंड हर सिस्टर कैटलिन पीटर्स गॉट इनटू द नोवेलिटीज बिजनेस ऑलमोस्ट बाय एक्सीडेंट। मॉली अ टैलेंटेड स्कल्प्टर वो होते हैं जो बुत वगैरह बनाते हैं, ऑफन मेड लिटिल फिगरीन्स एज गिफ्ट्स फॉर फ्रेंड्स। लिटिल फिगरीन्स क्या होते हैं, ये बेसिकली छोटे छोटे मुजस्मे होते हैं जो आप लोगों चीजों को कॉपी करके बना लें। लेट्स सपोज कोई छोटा सा बैटमैन बना दे, कोई छोटा सा सुपरमैन बना दे, कोई टॉम एंड जेरी का फिगर बना दे, उसको फिगरीन कहते हैं। ओकेजनली शी एंड कैटलिन वुड सेट अप अ बूथ at a crafts fair and sell a few of the figurines along with jewelry and that Kathleen made। ठीक है, ये बुत बनाती थी, इसकी बहन ज्वेलरी बनाती है, और वो दोनों एक फेयर मेले में उसको बेचते थे। Little by little, demand for the figurines, now called Molly cats, grew and the sisters began to reproduce some of the favorites in resin। कहता है the day came when a buyer for a major departmental store offered them a contract to produce 1500 figurines। ठीक है, 1500 बुत बनाने के उन्होंने कहा, वेरियस डिजाइन ऑफ $10,000, $10,000 में उन्होंने कहा हम इकट्ठे आपको लमसम देंगे और आपने 1500 हमें ये बनाकर देने। Molly and Kathleen realized that it was time to get down to business. To make bookkeeping simpler, Molly had priced all the figurines at $8। Variable operating cost amounted to an average of $6 per unit। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक यूनिट की सेल प्राइस $8 थी, ये पी आ गया आपके पास $8 का, और $6 की आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ। To produce the order, Molly and Kathleen would have to rent industrial facilities for a month, which would cost them $4,000। ये आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई। तीनों चीजें आ गई हमारे पास, फिक्स कॉस्ट भी आ गई, प्राइस पर यूनिट भी आ गई, वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई। अब देखते हैं कि वो सिनेरियो में डिमांड क्या कर रहा है। नंबर 1 वो कहता है कैलकुलेट मॉली कैट्स ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, मॉली कैट के ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकालें। तो सिंपल सी बात है, हम ब्रेक इवन का फॉर्मूला लगा लेते हैं ए पार्ट में। ब्रेक इवन जो क्वांटिटी है वो हमारे पास आ जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पी माइनस वीसी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी $4,000 डिवाइडेड बाय पी है हमारे पास $8 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है $6। तो ये गालबन 2000 यूनिट्स आ जाएगा। कंफर्म करें जनाब, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद 2000 यूनिट्स के बाद बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, बी पार्ट में वो कह रहा है कि कैलकुलेट मॉलिकैट्स ईबीआईटी ऑन द डिपार्टमेंटल स्टोर ऑर्डर। अब वो कह रहे हैं ईबीआईटी निकालें। कल भी मैंने नोट किया था कि इस पार्ट पर जब मैं पिछले सवाल में आया था तो बच्चों को पता नहीं लगा क्या, मैंने बार बार हवाला दिया कि जब भी वो कह रहा है ना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ईबीआईटी, तो आपने वो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना है जो मैंने आपको सिखाया है। वो फॉर्मेट ये था कि आपके पास सेल्स हैं, इस केस में डिपार्टमेंटल स्टोर ने कहा जी 1500 यूनिट्स के बदले हम आपको $10,000 देंगे। इसमें से आपने लेस करनी है सीजीएस। सीजीएस के दो एलिमेंट हैं, एक है फिक्स कॉस्ट जो कि इस केस में है 4000 जमा, दूसरी है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट यहां पर कैसे निकलेगी कि एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है $6 और 1500 यूनिट्स उसने कहा था, हमने ये शुरू में पढ़ा था 1500 यूनिट्स 9000। हाँ जी बिल्कुल 9000 आएगी जी, ये 9000 आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जमा जब आप करेंगे तो ये 13000 की सीजीएस आ जाएगी। तो जब ये आप लेस करेंगे तो इसका ऑपरेटिंग लॉस आ जाएगा, बेसिकली वो ऑपरेटिंग लॉस ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट सर, ये सेल माइनस सीजीएस ग्रोस प्रॉफिट होता है ना। हाँ तो जी पहले बिल्कुल ग्रोस होता है। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुन। चक्कर ये है कि यहाँ पर उन बिजनेस का टोटल ये जो कॉस्ट है ना 4000 9000, चलो इसको सीजीएस ना करो, इसको हम सिंपल कर देते हैं, मैं आसान कर देता हूँ अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रही। तो ये सिंपल सी बात है, ये सारी कॉस्ट है, इसमें सीजीएस वाली कॉस्ट भी शामिल है और ऑपरेटिंग वाली कॉस्ट भी शामिल है। 4000 हमारी फिक्स कॉस्ट है और 9000 हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। और ये कल भी मैंने सिखाया कैसे कैलकुलेट होनी है, आज भी मैंने बताया। सर ये 9000 कैसे पता चलेगा? कौन कह रहा है ये, बच्चा नाम लो।
सर मैं हामिद हामिद शाम्पी, ये 9,000 कैसे आया, ये नहीं बेटा पता चला। मेरी बात सुनना, कल भी बताया था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने का तरीका है कि पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। पर यूनिट थी $6 और नंबर ऑफ यूनिट्स थे 1500। अच्छा, ये हो गया बी पार्ट। चलो मैं थैंक यू आगे, सर। किसी को यहां तक कोई क्वेश्चन? अक्सा बेटा 9000, अभी ये देखो बेटा, ये मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है, ये मैंने डब्बा बनाया है, बोर्ड पे गौर करो, व्हाइट बोर्ड पे जो मैंने अपनी स्क्रीन पे, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है कि ये 9000 कहां से आया है। ये मैंने लिखा है कॉस्ट के दो पोर्शन है, एक एफसी फिक्स कॉस्ट 4000 और एक वीसी वेरिएबल कॉस्ट 9000। वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका ये है, मैंने लिखा हुआ सामने, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आपके पास $6 मल्टीप्लाई बाय 1500 इज इक्वल्स टू $9000। क्लियर है अक्सा बेटा? अच्छा, अब मैं सी पार्ट की बात कर रहा था। सी पार्ट में वो कह रहा है इफ मॉली रीनेगोशिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट एट अ प्राइस ऑफ $10 पर फिगरीन, व्हाट विल बी द ईबीआईटी बी। वो कहती है कि अगर वो ये बात करे कि जनाब उसने $6 का नहीं एक यूनिट देना, या $10,000 के नहीं देने उसने 1500 यूनिट्स, उसने $10 का एक यूनिट देना है, तो फिर उसका ईबीआईटी क्या होगा? तो फिर बी पार्ट की तरह हम दोबारा ये स्टेटमेंट बनाएंगे सी पार्ट में। अब सेल्स हमारे पास इस तरह आएंगी कि 1500 यूनिट्स हैं और एक यूनिट है $10 का, तो ये $15,000 आ जाएगा। उसके बाद इसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट को। कॉस्ट में फिर वही दो पोर्शन है, एक फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी 4000। उसके बाद है एक वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अब इस तरह दोबारा निकलेगी, अब इस केस में निकलेगी $6 मल्टीप्लाई बाय 1500, तो ये वही $9000 ही आ जाएगी, क्योंकि वो चेंज नहीं हुई, तो ये 9000 आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट जब हम लेस एक्सक्यूज मी करेंगे सर, जी, तो ये हमारे पास सर ये मैं $2000 आ जाएगा। वो कहता है जनाब इफ मॉली रीनेगोशिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट एट अ प्राइस ऑफ $10 पर फिगरीन, व्हाट विल बी द ईबीआईटी बी। उसने कहा जी दोबारा ईबीआईटी निकाले, पर इस दफा कॉन्ट्रैक्ट में वो रीनेगोशिएट करेगी और वो स्टोर वालों को कहेगी कि जनाब मैंने $10,000 में सारे इकट्ठे नहीं बेचने आपको, आप पर यूनिट मुझे $10 पे करेंगे। तो सी पार्ट में ये हमने सेल्स कैलकुलेट किए हैं, 1500 यूनिट्स हैं, उनको हमने मल्टीप्लाई किया है प्राइस पी से, पर यूनिट सेल प्राइस से, तो ये 15,000 का हमारे पास सेल रेवेन्यू आ गया। कॉस्ट की सिनेरियो ये है कि फिक्स कॉस्ट थी हमारी 4000, वेरिएबल कॉस्ट है 9000। ये कैसे कैलकुलेट किया है? ये वर्किंग यहाँ पर हुई हुई है, यहाँ पर ये वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट, 6 मल्टीप्लाई बाय 1500। ये मैंने दोबारा भी कर दी थी सी पार्ट के लिए, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आ गई 13,000 और हमारी ईबीआईटी आएगी $2,000। ये तब आएगी जब वो $10 पर यूनिट का एक यूनिट बेचेगी। तो ये सी पार्ट है। हाँ जी, अब पूछें कोई क्वेश्चन इसके हवाले से है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ। सर ये सेल कैसे निकाली, ये बता दे जरा। सेल बेटा ये लिखा है मैंने ऊपर, 1500 यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई बाय पी, प्राइस पर यूनिट्स। 1500 यूनिट सवाल में दिए में, देखो मैंने डब्बे में उसको किया है फोकस करने के लिए, ठीक है अली, आगे चलूं, मूव ऑन कर रहा हूं मैं। जी सर, थैंक यू। डी पार्ट में वो कहता है जनाब इफ द स्टोर रिफ्यूजेस टू पे मोर देन $8 पर यूनिट बट इज विलिंग टू negotiate quantity, what quantity of figurines will result in EBIT of $4,000। वो कहता है जनाब कि स्टोर वाले $10 पर यूनिट तो देने को तैयार नहीं है, पर वो ये कह रहे हैं कि हम क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, यानी हम क्वांटिटी यानी 1500 के बजाय ज्यादा यूनिट्स आपसे खरीद लेंगे, मगर हम जो है ना आपको पर यूनिट जो आपसे प्राइस आपको पे करेंगे, या आपसे हम जो सेलिंग प्राइस हम लेंगे वो हम आपसे $8 पे ही लेंगे। तो अब वो पूछ रहा है कि $8 की सेल प्राइस पे रहते हुए ईबीआईटी 4000 कैसे आएगी, यानी आप 4000 की ईबीआईटी कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सी चीज है, ये डी पार्ट के हवाले से हम करेंगे। इसके अंदर हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो कॉस्ट है उसमें हमारे पास फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी, वो तो 4000, वेरिएबल हम निकालेंगे क्योंकि यूनिट्स तब्दील हो जाएंगे। और ईबीआईटी उसने हमें बता दिया कि हमारी जो टारगेटेड ईबीआईटी है ना, वो टारगेटेड ईबीआईटी है $4,000। ठीक हो गया।
अब वो बताता है कि कितने यूनिट्स पे ये EBIT अचीव हो जाएगी, $4,000 की EBIT अचीव हो जाएगी। अब थोड़ा सा सवाल के कॉन्टेक्स्ट में पीछे चलते हैं। ये देखो यहां पर ए पार्ट में हमने देखा कि 2000 यूनिट्स के ऊपर, और 2000 यूनिट्स के ऊपर पर यूनिट की जो सेलिंग प्राइस थी ना वो $8 ही थी, पी $8 ही थी, और $8 के ऊपर 2000 का ब्रेक इवन पॉइंट था 4000 की फिक्स कॉस्ट के साथ। अब ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि EBIT जो है वो आपका 0 हो जाता है। याद है ना सबको ये बात? ओके करें मुझे। यस सर, ओके ओके। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा टारगेटेड प्रॉफिट है उसको अचीव करने के लिए जो नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे वो 2000 से ज्यादा होंगे। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या कैसे जीरो? अक्सर बेटा ऊंचा बोलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। ब्रेक इवन पॉइंट पे जीरो वाला क्या बताया आपने? मैंने बेटा ये कल के लेक्चर में बताया, आज तो मैंने सिर्फ रिकॉल करवाया। कल मैंने बताया था, कोई हाल नहीं है। पर ये बच्चे का इतना पढ़ते ही नहीं है। हाँ ये देख बेटा, ये मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, मैं एक मिनट उस पे भी आ जाता हूँ। ये देखो, ये कल पहला लेक्चर जो मैंने आपको जहां पे लेवरेज का इंट्रोडक्शन सिखाया था, ये मैंने ग्राफ बनाया था। इस ग्राफ में मैंने कहा था ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, और ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जिसके ऊपर EBIT क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है, हम कह रहे हैं ऐसा लेवल जिसके ऊपर प्रॉफिट और कॉस्ट बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब होगा कि जब आपका कॉस्ट और रेवेन्यू जो है, इनकम है, ये मैंने लिखा है ब्रेक इवन पॉइंट जिस पे EBIT 0 हो जाए, यानी ऑपरेटिंग इनकम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बराबर हो जाए। ये डिस्कस कर चुका हूं मैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यही बात मैं इस सवाल में कर रहा हूं कि जनाब के 2000 के ऊपर हमारा EBIT 0 है, और जो EBIT इस पार्ट में हमें रिक्वायर्ड है वो कितना है, 4000 है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स हमें चाहिए 4000 का प्रॉफिट कमाने के लिए वो 2000 से ज्यादा होंगे। ठीक है, अब 2000 यूनिट से कितने ज्यादा होंगे ये देखने के लिए हमें देखना है। तो सिंपल सी बात है कि एक यूनिट के जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, एक यूनिट का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो प्रॉफिट मार्जिन है जनाब आपके पास के $8 की सेल प्राइस है और $6 का एक यूनिट है। इसका मतलब है $2 का आपके पास क्या है, प्रॉफिट मार्जिन है। $2 का आपके पास प्रॉफिट मार्जिन है, यानी 2000 यूनिट्स तो ब्रेक इवन को अचीव करने के लिए आपको चाहिए, और उसके बाद हर यूनिट जो आप बेचेंगे उसको बेचने से प्रॉफिट में $2 का इजाफा होगा। हमें कितने डॉलर्स चाहिए, हमें $4000 चाहिए। इसका मतलब है कि जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमें चाहिए होंगे वो इस तरह होंगे कि जनाब 2000 के ब्रेक इवन यूनिट्स प्लस 2000 मजीद यूनिट्स हमें चाहिए होंगे जो हमारी टारगेटेड EBIT है उसको अचीव करने के लिए। ये 2000 मैंने कैसे निकाला, ये 2000 मैंने ऐसे निकाला कि $4000 का टारगेट प्रॉफिट है और पर यूनिट पे $2 का प्रॉफिट हमें मिलना है। तो इसका मतलब है 4000 डिवाइडेड बाय $2 करूंगा तो 2000 मजीद यूनिट्स हमें चाहिए होंगे। तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमें कितने चाहिए होंगे, 4000 यूनिट्स हमें चाहिए। इसका मतलब है कि अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। सेल्स के ऊपर 4000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय $8, तो ये मेरे पास आ जाएगा $32,000 का सेल्स रेवेन्यू। फिक्स कॉस्ट 4000 रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो ऊपर मैंने यूज किया था कि वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू $6 मल्टीप्लाई बाय 4000 यूनिट्स, ये $24,000 आ जाएगी आपके पास। तो यहां पर मैं वेरिएबल कॉस्ट पुट करूंगा 24,000, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी $28,000। जब ये इसमें से लेस होगी, 32 में से 28 लेस होगा तो हमारी EBIT आ जाएगी $4। ये मैंने जूम आउट किया है। अब इस पे जरा फोकस करें और पूछें अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों को। सर ये जो आपने मिसिंग वैल्यू फाइंड किया, अगर ये हम डायरेक्ट मिसिंग वैल्यू से फाइंड करके और बाकी जो कॉस्ट है उसमें से एब्सेंट निकाल के डायरेक्ट कर दें, ये साथ वाली जो आपने वर्किंग किया ये ना करें, तो क्या वो तरीका सही होगा? हाँ ठीक होगा।
कोई ऐसा मसला नहीं। सर, वर्किंग मेरा तो एक मैंने क्वेश्चन इसलिए है। किया है ना कि वो जिस तरह कैसर जैसा हवाई जहाज कहता है कि सारे स्टेप्स करें ना आप, तो वो उसको कथक डांस देख रहे हैं, उसे सारा ती तपा ती देखना है मेरा, तो वो ती तपा ती किया है मैंने, ये यहाँ पर बताया है कि जनाब पीछे मैंने क्या स्टेप्स किए हैं जिसकी बेस पर मैंने ये वैल्यू यहाँ पर। थैंक यू सर जी, थैंक यू। सर ये दोबारा बताना। सर मेरा कहाँ से क्वेश्चन ये, मियाँ, सर मेरा कहाँ से? क्वेश्चन है। सारा शुरू से या ये सिर्फ वेरिएबल नहीं, जो कॉस्ट? 8 माइन वेरिएबल जो डीप में आपने जो दोबारा निकाला है 24 वाला जो डब्बा पूरा 24,000 जो निकाला है बेटा, ये जी। $6 मल्टीप्लाई बाय 4,000 करके निकाला है, ये निकाला है 24,000। ये इसी चीज नहीं, से इसके निकाला है ऊपर जो, ऊपर वाली वर्किंग, हाँ वही ऊपर वाली वर्किंग वर्किंग। वेरिएबल कॉस्ट की हमेशा वर्किंग ही है। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। अच्छा, ये 8 - 2 ये कहाँ से आया ऊपर जो किया था? हाँ वो प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन के एक यूनिट $8 का बेच रहे हैं हम, ठीक है, एक यूनिट $8 का बेच रहे हैं और उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो $6 आ रही है, तो ये $2 का हमारा क्या हो गया पर यूनिट का प्रॉफिट मार्जिन हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब ई पार्ट है, मैं उस पर फोकस करता हूं। ई पार्ट में वो कहता है एट दिस टाइम मॉलिकैट्स कम इन 15 different variants, whereas the average variable cost per unit is $6. The actual cost varies from unit to unit. What recommendation would you have for Molly and Catlin with regard to pricing and or the numbers and types of units that they offer for sale? अब ये numerical नहीं है, ये theoretical part है, इसमें सिर्फ वो कह रहा है कि आप recommend करें, आप उनको क्या मशवरा देंगे जनाब कि उनको क्या करना चाहिए। यहाँ पर जो चीजें सवाल के सोल्यूशन का पार्ट नहीं है ना, उनको मैं अलहदा से ये लाइन से अलहदा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। सॉरी, हाँ, तो उसमें बड़ा सिंपल सा एडवाइस है, हम उनको ये एडवाइस देंगे कि क्योंकि आपकी हर जो यूनिट है उसकी कॉस्ट डिफरेंट है, उसकी कॉस्ट वेरी कर रही है, तो आपको चाहिए है कि आप प्राइसिंग के हवाले से जिसकी कॉस्ट डिफरेंट है, यानी जिसकी कॉस्ट $6 से ज्यादा है उसकी सेलिंग प्राइस भी ज्यादा रखें, यानी उसको $8 पे फिक्स ना करें, और जिसकी कॉस्ट $6 से कम है उसकी प्राइस भी आप $8 से कम रखें या उतना प्रॉफिट मार्जिन रखें ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंट रहे। और जहां तक वो कहते हैं एंड और दी नंबर एंड टाइप्स ऑफ यूनिट दैट दे ऑफर फॉर सेल में, अगर वो यही यूज करना चाहते हैं, $8 यूज करना चाहते हैं पर यूनिट या $6 की एवरेज कॉस्ट लेना चाहते हैं, तो ये रिलेशन हमने पिछले सवाल में पढ़ा था, रेवेन्यू का क्या रिलेशन है ब्रेक इवन पॉइंट के साथ, तो उसमें इनडायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब है अगर आप रेवेन्यू नहीं इंक्रीज करना चाहते तो आपको अपना नंबर ऑफ यूनिट्स जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करना चाहिए। तो ये दो मशवरे हम देंगे। प्राइसिंग के मामले में उसको ये मशवरा देंगे कि जिस यूनिट की कॉस्ट ज्यादा है उसकी प्राइस ज्यादा करके बेचे, और अगर वो प्राइस ज्यादा नहीं करना चाहती, एवरेज प्राइस $8 यूज करना चाहती है, तो वो फिर जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाए, क्वांटिटी नंबर ऑफ यूनिट्स को बढ़ाए ताकि वो प्रॉफिट अचीव कर सके। जिस तरह हमने ये जो बी और सी पार्ट में देखा था कि ये बी पार्ट में 1500 यूनिट्स थे हमारे पास और सी पार्ट के अंदर भी 1500 यूनिट्स थे, पर सेलिंग प्राइस हमने बढ़ा दी थी, $10 पे चली गई थी, तो जिसकी वजह से प्रॉफिट हो गया था 2000 का। नहीं तो पहले 1500 यूनिट्स $10,000 के जब हम बेच रहे थे तो हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था, हमें ऑपरेटिंग लॉस हुआ था 3000। इसी तरह जब डी पार्ट में उसने कहा जी प्राइस नहीं चेंज होगी, वो $8 ही रहेगी, तो हमने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी थी, पहले 1500 यूनिट थे, अब हमने उसको 4000 कर दिया, जिसकी वजह से हमने फिर प्रॉफिट अचीव कर लिया जो हमें चाहिए था, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं मिलना था।